सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम और आपका बहुत बहुत स्वागत आज की इस मीटिंग में। और जैसा कि आप जानते हैं, आज की जो मीटिंग है उसका विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, द थर्ड आई, त्रिनेत्र। हम लोग इसके बारे में अपनी माइथोलॉजी में या जब थियोसॉफी में रूट रेस के बारे में पढ़ते हैं तो इसके बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। लेकिन आज इस विषय को हमारे साथ शेयर करने के लिए सिस्टर विभा सक्सेना जी हैं, जिनका अध्ययन बहुत ही गहन है थियोसॉफी का। और वैसे तो वो होम टाउन उनका पुणे में है, लेकिन इत्तेफाक से कहिए, कोइंसिडेंस से कहिए कि वो नेटिव ऑफ लखनऊ भी हैं। वो लखनऊ में भी रह चुकी हैं और उन्होंने मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस कंप्लीट की है और आईटी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में काफी काम किया है। लेकिन जैसा कि उनका अनुभव है, उनका कहना है कि बचपन से ही उनके मन में दो चीजों के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मनुष्य का मस्तिष्क कैसे काम करता है और ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। तो ब्रह्मांड और पिंड या मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म दोनों को ही जानने के लिए उनके मन में बहुत गहन उत्कंठा थी। और भले ही अपने कार्यकाल के दौरान अपने कंप्यूटर से रिलेटेड जो भले उन्हें मशीन्स के लिए काम करना पड़ा और उसमें उन्हें पूरे वर्ल्ड की यात्रा करनी पड़ी, बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ा, जीवन के अलग अलग पहलुओं और कल्चर्स के संपर्क में वो आई। और बाद में जब वो भारत लौटी और सन 2015 में थियोसॉफिकल सोसाइटी थियोसॉफी के संपर्क में आई नोएडा लॉज के माध्यम से। और इट्स जैसे कहते हैं कि somebody that we found arrived home, so ऐसे ही उनकी कुछ फीलिंग है थियोसॉफी के ज्ञान के बारे में। और साथ ही साथ इस अपनी जिज्ञासा को एक मदर के नाते, वाइफ, डॉटर इन लॉ के सभी रोल्स को अच्छे से निभाते हुए एक थियोसॉफिस्ट की जो भूमिका है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से निभा रही हैं। वर्तमान में वो नोएडा में अपने हस्बैंड और उनके 2 बच्चे हैं उनके साथ रहती हैं और नोएडा टीएस लॉज की सेक्रेटरी हैं और टीओएस दिल्ली रीजन की आप प्रेसिडेंट हैं और अभी भी एज ए आईटी कंसल्टेंट आप काम कर रही हैं और स्कूल बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऑनलाइन के बारे में सिखाती हैं। तो बिना कोई अधिक समय बिताए हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले सिस्टर वसुमती जी से जैसे कि हम लोग शुरू करते हैं, मेरे दिमाग से उतर गया, यूनिवर्सल प्रेयर से हम लोग शुरू करेंगे और उसके बाद हम सिस्टर विभा जी से रिक्वेस्ट करेंगे। सिस्टर वसुमती जी। हे गुप्त जीवन तत्व तू ही कंपित कण कण में होता है। हे गुप्त ज्योति तू प्राणी मात्र में जगमग जगमग होती है। हे गुप्त प्रेम तू अखिल विश्व को एक सूत्र में पोता है। जो जन करें एकत्व का अनुभव तुम्हारे साथ में, जाने अतः वह है परस्पर एक सबके साथ में। थैंक यू। अब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सिस्टर विभा जी से टू टेक ओवर द माइक प्लीज एंड इस विषय के बारे में हम सभी के साथ अपने विचार शेयर करने के लिए। विभा जी प्लीज। थैंक यू शिखर जी और सिस्टर वसुमती जी को भी मेरा बहुत नमस्कार, उनके प्रति मेरा बहुत आदर है। आज प्रज्ञा लॉज में आप सबके सामने अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला, उसके लिए शिखर जी का बहुत आभार। हम अपने मीटिंग के विषय पे आते हैं जो कि है थर्ड आई यानी तीसरा नेत्र। बहुत से रिलीजन्स में और फिलोसॉफिकल सिस्टम्स में थर्ड आई के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। तो हमारी मीटिंग का फोकस बेसिकली है कि थियोसॉफी थर्ड आई के बारे में क्या कहती है, थियोसॉफिकल विचार क्या है इस बारे में। लेकिन वो शुरू करने से पहले हम अन्य जो पॉपुलर रिलीजन है, पॉपुलर फिलोसॉफिकल सिस्टम्स हैं, उसमें थर्ड आई के बारे में क्या मान्यताएं हैं या किस प्रकार के विचार हैं, उसको ब्रीफली देख लेते हैं।
ताकि जब हम अपना थियोसॉफिकल एक्सपोजिशन दें तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हिंदुइज्म में थर्ड आई को भगवान शिव का तीसरा नेत्र माना गया है। भगवान शिव को त्रिलोचन कहा जाता है और ये भी कहते हैं कि जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो उसकी दृष्टि जिस पे पड़ती है वह जल जाता है, भस्म हो जाता है। तो ऐसी ये तीसरे नेत्र की और उससे जुड़ी कहानी भी है, हम आगे उसको विस्तार से देखेंगे। फिर जो चक्र सिस्टम है, मनुष्य में जो 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। तो आज्ञा चक्र जो है वह अक्सर तीसरे नेत्र से जोड़ा गया है, उसको तीसरा नेत्र समझा जाता है चक्र सिस्टम में। और ये एसोसिएटेड है रिलीजियस विजन्स जो कई लोग देखते हैं अपनी साधना में, या उन्हें जो क्लेयरवॉयंस या प्री कॉग्निशन या स्पिरिचुअल इंट्यूशंस जो आते हैं, ये सब इसी आज्ञा चक्र से जुड़े हैं। फिर हम आगे देखते हैं बुद्धिज्म में वैसे तो थर्ड आई का कोई उल्लेख जहां तक मुझे पता है नहीं सुना मैंने, लेकिन भगवान बुद्ध के सिर का जो पीछे का हिस्सा है वह अक्सर उभरा हुआ दिखाया जाता है। देयर इज अ प्रोट्यूबरेंस at the rear side of his head that is symbolic of the third eye। वो बेसिकली उनके स्पिरिचुअल पावर या उनके एनलाइटनमेंट का सिंबल है। इसके आगे अगर हम बुद्धिज्म में और देखें तो जो ट्रांस हिमालयन रीजन है, ट्रांस हिमालयन रीजन यानी तिब्बत और उसके आगे का हिस्सा, दैट ज्योग्राफिकल एरिया, द ट्रांस हिमालयन रीजन, वहां पे टिबेटन बुद्धिज्म बहुत फॉलो किया जाता है। और टिबेटन बुद्धिज्म का जो ईसोटेरिक एस्पेक्ट है, ईसोटेरिक यानी जो छिपा हुआ, बहुत ही गूढ़ या गहन रहस्यमय एस्पेक्ट है, तो उसमें ये थर्ड आई का उल्लेख मिलता है। थर्ड आई को इस टिबेटन बुद्धिज्म में आई ऑफ डैंगमा कहा है। तो आई ऑफ डैंगमा ये क्या है? डैंगमा का अर्थ टिबेटन बुद्धिज्म में है प्यूरिफाइड सोल, यानी जो जीवन मुक्त है, द हाईएस्ट एडेप्ट और अ महात्मा। जीवन मुक्त वह व्यक्ति है जिसने इस जीवन मरण के चक्र से लिबरेशन या मुक्ति पाली है। ही हैज ट्रांसेंडेड द साइकिल ऑफ रीबर्थ। यद्यपि वह अभी फिजिकल बॉडी में है, परंतु ये चक्र से उसने मुक्ति पाली है, उसको जीवन मुक्त कहा गया है। और आई ऑफ डैंगमा, तो डैंगमा यानी यह जीवन मुक्त व्यक्ति। तो इसके जीवन मुक्त या जो महात्मा है उनका तीसरा नेत्र खुल गया या ओपनिंग ऑफ द थर्ड आई, उसका अर्थ ये है कि उनकी जो इनर स्पिरिचुअल आई है वह स्पिरिचुअल आई अवेकन हो गई है। इसकी फैकल्टी स्पिरिचुअल इंट्यूशन से रिलेटेड है, यानी कि जो 6th प्रिंसिपल है मनुष्य में, बुद्धि का प्रिंसिपल, उससे रिलेटेड है। और इस स्पिरिचुअल इंट्यूशन से क्या होता है? इससे डायरेक्ट और सर्टेन नॉलेज ये ऑब्टेन होती है। यानी जिस व्यक्ति का तीसरा नेत्र खुला है उसको अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष यानी डायरेक्ट नॉलेज, जो किसी अन्य चीज के माध्यम से, जैसे एनालिसिस, डिडक्शन, इन्फरेंस, इस तरह से नहीं, बल्कि इंट्यूटिवली जो डायरेक्ट ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान, उसकी अनुभूति होती है। तो ये इस इनर स्पिरिचुअल आई का उसकी फैकल्टी है, स्पिरिचुअल इंट्यूशन, जो बुद्धि यानी 6th प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो आमतौर पे जो समझा जाता है फैकल्टी ऑफ क्लेयरवॉयंस, ये चीजें स्पिरिचुअल इंट्यूशन नहीं है, ना ही ये स्पिरिचुअल आई की फैकल्टी है। ये साइकिक डेवलपमेंट है जिसको हम आगे विस्तार से देखेंगे। तो थियोसॉफी अब इसके बारे में, थर्ड आई के बारे में क्या कहती है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं ब्रीफली जो थियोसॉफी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक बार बतलाना चाहूंगी। यद्यपि मैं जानती हूँ कि इस मीटिंग में बहुत ही अनुभवी और लर्नेड लोग हैं, वे जरूर जानते होंगे थियोसॉफिकल के ये सारे कॉन्सेप्ट्स, मगर फिर भी जो मेरे ख्याल से अगर कोई नए लोग हैं तो उनके लिए ये अच्छा होगा कि हम इसका एक रिविजन कर लें। तो थियोसॉफी में बेसिकली सेप्टेनरी लॉ के बारे में कहा जाता है। थियोसॉफी के अनुसार यह ब्रह्मांड
और उसमें जो कुछ भी है, मनुष्य और सभी वस्तुएं, ये सप्तपर्ण है। सप्तपर्ण यानी उनका कॉन्स्टिट्यूशन 7 फोल्ड है। अगर हम चेतना के स्तर देखें तो चेतना के 7 स्तर हैं। यही थियोसॉफी में 7 प्लेन्स बतलाए गए हैं: फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल, बुद्धिक, आत्मिक, अनुपादक और आदि। इनको कॉमनली हिंदुइज्म में भी जाना जाता है भूर भुवर स्वर महर जनः तपः सत्य। तो ये कोई लोक अलग अलग ऐसे स्ट्रैटिफाइड नहीं है, ज्योग्राफिकली कोई स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है, ये चेतना के स्तर हैं। किस स्तर पे आपकी चेतना है, आप उस लोक में हैं या उस प्लेन पर हैं। इसी तरह मैन के जो प्रिंसिपल्स हैं, 7 प्रिंसिपल्स बतलाए हैं थियोसॉफी में, उसमें स्थूल शरीर है, ये जो हमारी ग्रॉस बॉडी है। लिंग शरीर है जो एनर्जी बॉडी है, एनर्जी बॉडी में चक्र स्थित है। और उसके ऊपर तीसरा प्रिंसिपल है प्राण, जो वाइटैलिटी है, वाइटल एनर्जी, जिसकी वजह से ये स्थूल शरीर जीवित है। तो थर्ड प्रिंसिपल है प्राण। चौथा है प्रिंसिपल ऑफ काम यानी डिजायर। मनुष्य का 5वां प्रिंसिपल है मनस। और 6th प्रिंसिपल जो है वह बुद्धि है, जो इंट्यूशन का प्रिंसिपल है। और 7th को आत्मा कहा गया है, जो चेतना है। तो थियोसॉफिकल व्यू में थर्ड आई को आज्ञा चक्र से नहीं कनेक्ट किया गया है। आज्ञा चक्र लिंग शरीर में जो चक्र स्थित है, तो उसमें यह आज्ञा चक्र है। इट इज अ वोर्टेक्स ऑफ एनर्जी। इट इज नॉट कनेक्टेड विद द फैकल्टी ऑफ स्पिरिचुअल इंट्यूशन। स्पिरिचुअल इंट्यूशन जो है वह मनुष्य के 6th प्रिंसिपल यानी बुद्धि से कनेक्टेड है। हालांकि ये सही है कि जब योगिक डिसिप्लिन फॉलो किए जाते हैं और मनुष्य के अंदर जो शक्ति है, जैसे कुंडलिनी शक्ति, उसका जागरण होता है और वह राइज होती है, यानी एक के बाद एक चक्र एक्टिवेट होते हैं, तो वह भी एक अलग क्रिया है, प्रक्रिया है। मगर थर्ड आई जो है वह उसका रिलेशन बुद्धि से ही है। अब हम देखते हैं कि इसमें इसके हम 2 एस्पेक्ट्स देखेंगे थर्ड आई के। ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट, यानी कि ये थर्ड आई एज अ ऑर्गन मनुष्य की फिजियोलॉजी में कैसे डेवलप हुआ, और फिर हम उसका सब्जेक्टिव एस्पेक्ट देखेंगे कि इस थर्ड आई से क्या नॉलेज मिलती है, या इसका जो फंक्शन है स्पिरिचुअल इंट्यूशन, ये कैसे वर्क होता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एस्पेक्ट हम देखेंगे। इसमें जो मैंने स्टडी की है वो बेसिकली HPB की सीक्रेट डॉक्ट्रिन वॉल्यूम 2 में काफी हद तक दी गई है, जिसमें उन्होंने एंथ्रोपोजेनेसिस पे विस्तार पूर्वक समझाया है। और इसके अलावा HPP की जो कलेक्टेड राइटिंग्स हैं वो 14 वॉल्यूम का सेट है, और उसमें वॉल्यूम 12 और वॉल्यूम 13 में उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक थर्ड आई के बारे में काफी जानकारी दी है। तो इसमें SD वॉल्यूम 2 में जो दिया है, बेसिकली थर्ड आई के बारे में बतलाने से पहले उसका जो बैकग्राउंड है वह मैं आपको बतला रही हूँ कि वो बात करती है राउंड, चेन्स और ग्लोब्स पे जो रूट रेसेस हैं उनके बारे में। तो इस अर्थ चेन के 7 ग्लोब हैं, और ये 7 ग्लोब अलग अलग प्लेन्स पे हैं, यानी चेतना के अलग अलग स्तर पे स्थित हैं, मगर ये इंटरपेनिट्रेटेड हैं। ये बहुत गहराई से समझने की बात है कि ये कोई ज्योग्राफिकली अलग लोकेटेड नहीं है, बल्कि इंटरपेनिट्रेटिंग ग्लोब्स हैं। तो ये जो 7 ग्लोब हैं, इनमें से पहला और 7वां ग्लोब ये हायर मेंटल प्लेन पे है। जो 2nd और 6th ग्लोब है वह लोअर मेंटल प्लेन पे है, और जो 3rd और 5th ग्लोब है वह एस्ट्रल प्लेन पे है। जो 4th ग्लोब है वो फिजिकल ग्लोब है, ये हमारी अर्थ जिसपे हम आज रह रहे हैं। और इस अर्थ पे जो रूट रेसेस हैं, तो अभी 5th रूट रेस चल रही है, और हम इस 5th रूट रेस के, आर्यन रूट रेस के मेंबर्स हैं। तो HPB ने कहा है कि जो थर्ड आई है वो पहले के रूट रेसेस में एक रियल ऑर्गन था, फिजियोलॉजिकल ऑर्गन, जो उनके बॉडी पे था, उनकी एनाटॉमी में वह था, और वह सिर के जो पीछे का हिस्सा है वहां पे स्थित था। और इसका कनेक्शन उस समय भी डायरेक्टली फैकल्टी ऑफ स्पिरिचुअल इंट्यूशन से था।
तो विकास के क्रम में ये जो थर्ड आई थी एज अ फिजिकल ऑर्गन, ये डिटीरियोरेट हो गई और ये पार्शली डॉर्मेंट जो पीनियल ग्लैंड है वो बन गई। और जो अभी की रूट रेस है, फिफ्थ रूट रेस, यानी हमारी फिजियोलॉजी में अब यह पीनियल ग्लैंड जो है ये ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर के बीच में वहां स्थित है। तो कैसे यह सिर के जो बाहर का हिस्सा था पीछे की साइड में, वहां से रिट्रीट होके ब्रेन के अंदर दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच में पीनियल ग्लैंड के रूप में स्थित हो गई है। ऐसा HPB ने सीक्रेट डॉक्ट्रिन में बतलाया है। तो ये जो रूट रेसेस थी इनका एवोल्यूशन जो हुआ, पहली रूट रेस पोलैरियन जिससे कहा गया है थियोसॉफी में, उसका नेचर बहुत स्पिरिचुअल था और उसकी बॉडी एथीरियल थी। सेकेंड रूट रेस हाइपरबोरियन रूट रेस जो थी उसका नेचर भी बहुत ही स्पिरिचुअल था, यानी उसका मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन साइको स्पिरिचुअल था और उसकी बॉडी एथीरियल और फिजिकल, एथीरियो फिजिकल, यानी ये बहुत ही सूक्ष्म देह उनकी थी। फिजिकल देह पूरी इवॉल्व नहीं हुई थी, इस तरह की हड्डियां, ये वेल डिफाइंड मसल्स, ये सब कुछ नहीं था। सूक्ष्म बॉडी, बहुत ही एथीरियल मटेरियल की उनकी बॉडी बनी थी। फिर थर्ड रूट रेस के बारे में उन्होंने कहा है कि थर्ड रूट रेस के बिगनिंग में, हर रूट रेस में देखिए 7 सब रेस होती हैं, तो उसकी बिगनिंग यानी पहली सब रेस से लेकर तीसरी सब रेस तक, तो वो उसकी बिगनिंग्स हैं। तो उस थर्ड रूट रेस की बिगनिंग्स में इंटेलेक्ट डेवलप नहीं हुई थी और उसकी बॉडी भी सूक्ष्म मटेरियल की ही थी, जिसको एस्ट्रोफिजिकल नेचर उसका बतलाया है। तो थर्ड रूट रेस के जो मनुष्य थे उनका मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन साइको स्पिरिचुअल था, स्पिरिचुअलिटी के काफी करीब थे वो, और उनकी जो फिजिकल बॉडी की जो एस्ट्रोफिजिकल या थोड़े सूक्ष्म मटेरियल की थी, उसमें फिजियोलॉजिकल सेंसेस पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी। यानी जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं जो आज के मनुष्य में है, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, राइट? तो ये वो थर्ड रूट रेस के मनुष्य में इनका डेवलपमेंट उस समय तक नहीं हुआ था। तो इस तरह की इन रूट रेसेस में जो मनुष्य हुए उनका ऐसा ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नेचर था। थर्ड रूट रेस के बिगनिंग में जो भी लिविंग स्पीशीज थी वो सारी हर्माफ्रोडाइट थी, यानी बाइसेक्सुअल, और ऑब्जेक्टिवली वन आइड थी, क्योंकि उनका यह एक ही आई जो सिर के पीछे के हिस्से में स्थित था वह था ऑब्जेक्टिव आई। जो आज हम अपने शरीर पे देखते हैं 2 फिजिकल आई आगे की तरफ जो है, वो आई भी थी, लेकिन वो एक ओपेक स्किन यानी जो पारदर्शी नहीं है, ऐसी स्किन के नीचे ढकी हुई थी, और वो बहुत बाद में आगे की रूट रेस में डेवलप हुई। उस समय वह ओपेक स्किन के नीचे ढकी हुई थी और सिर के पीछे की तरफ जो यह एक आंख उनकी स्थित थी वही उनका ऑर्गन ऑफ परसेप्शन था। और परसेप्शन क्या था? स्पिरिचुअल परसेप्शन। तो वो ऑब्जेक्टिवली नहीं देख रही थी, इट वाज अ परसेप्शन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। तो ये ऐसी थी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रूट रेस थी। फोर्थ रूट रेस जो अटलांटियन रूट रेस है, उसके बारे में यह लिखा है कि अब देखिए उनमें और डेवलपमेंट हुआ, उनके और प्रिंसिपल्स डेवलप होते गए, ये इंद्रियां जो उनकी फिजिकल बॉडीज हैं ये डेवलप होती गई। तो साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी का उनमें डिटीरियोरेशन होता गया, स्पिरिचुअलिटी कम होती गई, है ना? स्पिरिट घटती जाती है और मटेरियल एवोल्यूशन बढ़ता जाता है। इसी को कहते हैं स्पिरिट इज डिसेंडिंग इन मैटर। और फोर्थ रूट रेस में स्पिरिट मैटर के सर्वाधिक गहराई तक उतर चुकी थी। तो अटलांटियन रूट रेस में ये थर्ड आई जो है ये इनएक्टिव हो गई, डिटीरियोरेट हो गई और रिट्रीट हो गई, सिर के अंदर के हिस्से में चली गई। जो पहले बाहर दिखती थी वह अब अंदर रिट्रीट होने लगी, सक्रिय नहीं थी यह। तो फोर्थ रूट रेस में उपाधि का और उपाधि यानी उसके जो व्हीकल्स हैं, उसकी जो बॉडी है, स्पिरिट के व्हीकल्स, तो ये उपाधियां और डेवलप हो गई, स्थूल उपाधि, सूक्ष्म उपाधि, और उसकी जो स्पिरिचुअल फैकल्टीज थी वो ऑब्स्क्योर हो गई। आध्यात्मिक चेतना
कम होती गई। फोर्थ रूट रेस की जो अटलांटियन रूट रेस है उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, वे बहुत ही जायंट साइज के लोग थे, बहुत ऊंचे थे, और हम हिंदुइज्म के ट्रेडिशन में, स्क्रिप्चर्स में जो कहानियां पढ़ते हैं, दानव, राक्षस, ये कदाचित इसी रेस के मनुष्य थे। तो स्पिरिट के ऊपर मैटर का आवरण चढ़ता गया, स्पिरिट बिकेम मोर व्हील्ड इन मैटर। फोर्थ रूट रेस के जो मनुष्य थे उनमें दंभ, अभिमान, ये सब चीजें बढ़ने लगी। वे स्वयं को भगवान समझने लगे। उन्होंने अपनी पूजा के लिए उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया। ईस्टर आइलैंड के जो जायंट स्टैच्यूज हैं वो शायद इसी के अवशेष हैं। उनका स्पिरिचुअल विजन कम हो गया, और इस वजह से ही उनकी ये जो थर्ड आई की फैकल्टी थी, स्पिरिचुअल इंट्यूशन, इसकी भी पावर कम होने लगी। तो थर्ड रूट आई का डिटीरियोरेशन कैसे हुआ इस फोर्थ रूट रेस में? फोर्थ रूट रेस के मध्य काल तक, मिडिल, वही जब हर रूट रेस में 7 सब रेसेस हैं, तो उसका मध्य काल यानी उसकी थर्ड सब रेस तक, उस समय तक ये जो थर्ड आई का फीचर था उनकी एनाटॉमी में, उनकी बॉडी पे पीछे की तरफ, वह एक्चुअल फिजिकल ऑर्गन था, लेकिन उसकी पावर कम होने लगी। तो उसको अवेकन करने के लिए आर्टिफिशियल मीन्स या प्रोसेस करना होता था, जो कि ये जो आर्टिफिशियल मीन्स थे ये और कुछ नहीं बल्कि यौगिक प्रक्रियाएं थी, जो कि उस समय के या जो हमारे पुराने ऋषि मुनि और महात्मा थे उनको बहुत अच्छी तरह से इनकी जानकारी थी। तो उसकी फैकल्टी, थर्ड आई की फैकल्टी कम होने लगी। उसको जागृत करने के लिए ये यौगिक क्रियाएं करनी पड़ती थी। थर्ड आई निष्क्रिय होने लगी, यानी पेट्रीफाई, इट बिकेम पेट्रीफाइड एंड इट डिसअपियर्ड, और वो सिर के अंदर रिट्रीट हो गई, और सिर के ऊपर बाल आ गए, और बालों के अंदर, सिर के अंदर वह रिटार्ड हो गई। और फिजिकल एवोल्यूशन में अब यह रिप्लेस हो गई, जो हमारे ये 2 फिजिकल आईज आज हम देखते हैं अपने बॉडी पे, ये इन कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ये इन 2 फिजिकल आई से रिप्लेस हो गई। These 2 eyes became the organ of objective vision. तो HPB का कहना है कि ये थर्ड आई, एक तो हमने देखा कि ये नेचुरल कोर्स ऑफ एवोल्यूशन था, कि जैसे जैसे रूट रेसेस का एवोल्यूशन हुआ उनकी स्पिरिचुअलिटी कम हुई और उनका जो फिजिकल बॉडी थी वो और ज्यादा परिपक्व या डेवलप हो गई। और इसका दूसरा एस्पेक्ट HPB बतलाती है कार्मिक कनेक्शन। कर्म मनुष्य द्वारा होते हैं, उसका जैसा कर्म है वैसे ही उसको उसके रिजल्ट या इफेक्ट उसको भोगने पड़ते हैं। तो कार्मिक कनेक्शन में HPB का कहना यह है कि ये थर्ड आई जिसकी फैकल्टी स्पिरिचुअल विजन था वह घट गई। क्यों? क्योंकि थर्ड रूट रेस काफी स्पिरिचुअल थी अपने नेचर में, उसकी स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन, थर्ड रूट रेस के मनुष्य को इनफैक्ट देव पुरुष कहा गया है, वो इतनी डिवाइन थी। मगर जैसे जैसे एवोल्यूशन में फोर्थ रूट रेस आती गई तो ये उसकी जो स्पिरिचुअल और डिवाइन पावर्स थी ये ऑब्सक्योर हो गई, ढक गई, क्योंकि मनुष्य में फिजियोलॉजिकल और साइकिक फंक्शंस डेवलप हो गए। तो ये उसकी जो न्यू फाउंड पावर्स थी मनुष्य की, फिजियोलॉजिकल एंड साइकिक पावर्स, वो उसमें इतना इन्वॉल्व हो गया कि उसकी यह स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन पावर्स घटने लगी और उसकी थर्ड आई की पावर भी घट गई। ये लॉ ऑफ एवोल्यूशन भी है या आप इसको कार्मिक कनेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि अब मनुष्य पूरी तरह से इन साइकिक और फिजियोलॉजिकल सेंसरी प्लेजर्स में संलग्न हो गया था। तो फोर्थ रूट रेस की जो थर्ड सब रेस थी, यानी फोर्थ रूट रेस के मध्य काल तक यह फिजिकल ऑर्गन थर्ड आई का पूरी तरह उसका लोप हो गया, वह उन मनुष्य की एनाटॉमी से डिसअपियर हो गई और सिर के भीतर के हिस्से में पहुंच गई थी। मगर थर्ड आई का जो फंक्शन था स्पिरिचुअल परसेप्शन का, वह अटलांटियन रूट रेस के अंत तक बना रहा, यानी अटलांटियन रूट रेस के 7th सब रेस तक ये मेंटल परसेप्शन ऑफ इंट्यूशन
वो उन लोगों में यह फैकल्टी थी। और जब अटलांटिस महाद्वीप समुद्र के अंदर समा गया और फोर्थ रूट रेस का समूल नाश हो गया, तब यह फैकल्टी स्पिरिचुअल इंट्यूशन की ये टोटली समाप्त हो गई मनुष्य में से। और आज बहुत कम, शायद ही कुछ लोगों में यह पाई जाए। तो इसके बाद फिफ्थ रूट रेस का एवोल्यूशन हुआ, आर्यन रूट रेस, जिसका आज हम हिस्सा हैं। तो फिफ्थ रूट रेस में यह थर्ड आई एक लेटेंट ऑर्गन, और इसकी फैकल्टी भी लेटेंट है, अव्यक्त है, डॉर्मेंट है, निष्क्रिय है, एग्जिस्ट करती है पीनियल ग्लैंड के रूप में। तो पीनियल ग्लैंड साक्षी है उस देव नेत्र का, थर्ड आई, जो कभी थर्ड रूट रेस के लोगों में वास्तव में थी। और उन थर्ड रूट रेस के जो देव पुरुष ऐसे मनुष्य थे, उनकी यह स्पिरिचुअल फैकल्टी थी। आज भी जब जो लोग स्पिरिचुअल विजन्स देखते हैं, बहुत आध्यात्मिक हैं, जिन्हें स्पिरिचुअल ट्रांस के समय, तो ये एक्टिवेट हो जाता है ये ग्लैंड, स्पिरिचुअल आई या जो पिनियल ग्लैंड है, उसका आकार बढ़ जाता है, वह थोड़ा सा वाइब्रेट करने लगता है। और जो योगी है, अरहत है, वह इसको फील कर सकता है, जान सकता है कि ये एक्टिव हो गया है। तो पिनियल ग्लैंड फिफ्थ रूट रेस में इनएक्टिव है, ऐसा मेडिकल साइंस भी कहती है। मगर हमें ये जान लेना चाहिए कि नेचर छोटे से छोटा ऑर्गन भी कभी बिना किसी डेफिनेट पर्पस के नहीं बनाती है। तो हम ये सोचें कि पिनियल ग्लैंड का कोई यूज तो है नहीं, काफी डॉर्मेंट इनएक्टिव सा ऑर्गन है, ऐसा नहीं है। यह कभी एक्टिव रहा था। तो और जब यह एक्टिव रहा था, उस समय जो स्पिरिचुअल एलिमेंट है, ये मनुष्य में सर्वोच्च था। आज स्पिरिचुअल एलिमेंट है मनुष्य में, कितनी मात्रा में है? बहुत ही कम। लेकिन ऐसा समय था जब थर्ड रूट रेस में स्पिरिचुअल एलिमेंट सर्वोच्च था, तब यही ऑर्गन एक्टिव था। और जो इंटेलेक्चुअल और साइकिक कैपेबिलिटीज थी, वो बहुत ही नेसेंट थी, वो डेवलप ही नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये एक साइकिल ऑफ एवोल्यूशन है, असेंडिंग आर्क एंड डिसेंडिंग आर्क, राइट? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रूट रेस में डिसेंडिंग आर्क थी, और तब फिजियोलॉजिकल सेंसेस डेवलप नहीं हुई थी। मनुष्य का जो स्थूल शरीर था, फिजिकल बॉडी, उसका ग्रोथ और कंसोलिडेशन नहीं हुआ था। उसकी फिजियोलॉजी बहुत ही एथीरियल नेचर की थी। और जब ये उसकी फिजिकल बॉडी डेवलप हुई, फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल, तो उसकी ये जो डिवाइन स्पिरिचुअल नेचर था, वह कम होता गया। और इसके साथ ही उसकी थर्ड आई बिल्कुल निष्क्रिय हो गई, और उसके जो पावर्स थी, स्पिरिचुअल और डिवाइन पावर्स, वो भी बिल्कुल निष्क्रिय हो गए। तो इसलिए आज जो हम देखते हैं फिफ्थ रूट रेस में मनुष्य का जो नेचर है, वो इसी वजह से है, क्योंकि वो डिसेंडिंग आर्क थी एवोल्यूशन की। फोर्थ रूट रेस में हम उस आर्क के सबसे लास्ट पॉइंट पे, नीचे के पॉइंट पे पहुंच गए थे, और अब धीरे धीरे एवोल्यूशन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और फिर से ये स्पिरिचुअलिटी अब बढ़ेगी इस फिफ्थ रूट रेस में। तो मॉडर्न टाइम्स में जो हम देखते हैं कि ये सारे जो फिनोमेना है, यदि किसी के पास क्लेयरवॉयंस की शक्ति है या किसी के पास क्लेयर ऑडियंस की शक्ति है, तो हमें बहुत अचंभा होता है, हम उसे बहुत वंडरफुल और अबनॉर्मल समझते हैं। लेकिन एक समय था जब ये बहुत ही कॉमन पावर्स थी, साइकिक एबिलिटीज बहुत कॉमन थी, जो फोर्थ रूट रेस और थर्ड रूट रेस की जो आखिरी सब रेसेस थी उनमें, और इसमें कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। और अब जब फिफ्थ रूट रेस फिर से असेंडिंग आर्क पे है, तो धीरे धीरे ये फैकल्टीज फिर से मैनिफेस्ट करने लगेंगी। इसमें जो फिफ्थ रूट रेस का जो एवोल्यूशन होगा, तो धीरे धीरे जब हम सिक्स्थ रूट रेस तक पहुंचेंगे, तो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है वो पैरेलल होगी जो सेकेंड रूट रेस के लोग थे, मनुष्य थे, उनसे। The sixth root race will be on parallel with the second root race.
तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव नेचर थर्ड आई का एज अ फिजिकल ऑर्गन, उसकी फिजियोलॉजी क्या थी, ये HPB ने सीक्रेट डॉक्ट्रिन वॉल्यूम 2 में बतलाया है हमें। अब मैं एक इसमें से कोट करना चाहती हूँ, एक आर्टिकल था थर्ड आई ऑफ शिवा में, ये द थियोसोफिस्ट मूवमेंट जो मैगजीन थी उसमें पब्लिश हुआ था, और उसमें भी बहुत डिटेल में बतलाया गया था कि थर्ड आई ऑफ शिवा का क्या अर्थ है। ये बहुत ही क्लियर है कि इंक्रीजिंग मेटीरियलिटी और जो सेंसेस के प्लेजर हैं, इंद्रियों के सुख, उसके इंक्रीज की वजह से ही थर्ड आई की फैकल्टी का डिटीरियोरेशन हुआ है। ये तो सीक्रेट डॉक्ट्रिन की स्टडी से बहुत ही क्लियर है। इसलिए ये ऑब्वियस है, ये स्पष्ट है कि अगर हमें थर्ड आई की फैकल्टी को रीअवेकन करना है, उसको दोबारा एक्टिव करना है, तो हमें ये मेटीरियलिटी और जो सेंसेस के प्लेजर है उनको डिक्रीज करना होगा। ये स्पिरिचुअल एस्पिरेंट के लिए अनिवार्य है। किस वजह से जो डिटीरियोरेशन हुआ है, अगर वो वजह हम हटाएंगे तभी उसका फिर से रीअवेकनिंग पॉसिबल है। तो अध्यात्म के पथ पर बढ़ने के लिए, अध्यात्म के पथ पर बढ़ने से ही ये थर्ड आई की फैकल्टी रीअवेकन हो सकती है। उसके लिए हमें अत्यंत शुद्धता और पवित्रता की आवश्यकता है हमारे आचरण में, और उसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जिनका हमें पालन करना पड़ता है। अब हम पीनियल ग्लैंड के क्या फंक्शंस हैं, थोड़ा हम पीनियल ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। पीनियल ग्लैंड बेसिकली इसका नाम पाइन से आया है। जो पाइन ट्री होती है, चीड़ का वृक्ष, पाइन कहते हैं हम उसके। पाइन के जो कोन्स होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, और इसी पाइन से ये पीनियल ग्लैंड का नाम आया है, क्योंकि उसका शेप भी पाइन के कोन की तरह है। हालांकि यह पीनियल ग्लैंड बहुत छोटा होता है साइज में, 1 सेंटीमीटर से भी कम इसकी लंबाई है, और ये ऐसे थोड़ा कोनिकल शेप का होता है। तो इसका जो मेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वह ये है कि जो लाइट और डार्क साइकिल है, यानी कि दिन और रात्रि, तो ये लाइट और डार्कनेस का इंफॉर्मेशन कन्वे करता है, और इसी वजह से रात्रि में एक हार्मोन मेलाटोनिन सेक्रेट होती है, जिसकी वजह से हम सो पाते हैं। तो मेडिकल साइंस में बेसिकली इसका ये मेन फंक्शन समझा जाता है, मगर थियोसॉफी में इसके जो ऑकल्ट फंक्शंस हैं उनके ऊपर काफी प्रकाश डाला गया है कि पीनियल ग्लैंड जो है वो कुंजी है मनुष्य के हाईएस्ट और डिवाइनेस्ट कॉन्शियसनेस की। इसको एक्टिवेट करने से उसका ओमनिसिएंट नेचर सामने आ जाता है, माने मनुष्य उसमें उसको ये एक्सपीरियंस होता है सर्वज्ञ, ओमनिसिएंट, और पूर्णता यानी ऑल एम्ब्रेसिंग, ऑल इंक्लूसिव ने एकता का अनुभव होता है। ये उसका ऑकल्ट फंक्शन है। पीनियल ग्लैंड का बहुत ऑकल्ट रिलेशन है शरीर के बहुत से अन्य ऑर्गन्स के साथ। पीनियल ग्लैंड का हार्ट के साथ जो रिलेशन है वह बहुत अच्छे से HPB ने उनकी कलेक्टेड राइटिंग्स जो हैं वॉल्यूम 12 में इसका डिटेल मिलता है। थियोसॉफिक लिटरेचर में हमने डॉक्ट्रिन ऑफ द हेड एंड डॉक्ट्रिन ऑफ द हार्ट ये भी पढ़ी है। अगर हम उसको कोरिलेट करें तो ये पीनियल ग्लैंड और हार्ट का क्या रिलेशन है उसको समझने की कोशिश कीजिए। पीनियल ग्लैंड जो है वो एक्चुअली ब्रेन का हिस्सा नहीं है। जब ये डेवलप होता है, जब बच्चे के पैदा होने से पहले, जब शिशु माँ के गर्भ में है, तो उसका जो फिजिकल बॉडी डेवलप हो रही है, तो उसमें मुंह के ऊपर का जो हिस्सा है, तालू जिसे कहते हैं, तो उस तालू के जो सेल्स हैं उनसे यह पीनियल ग्लैंड डेवलप होता है और धीरे से माइग्रेट होके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच में पहुंच जाता है। यदि बहुत से लोग जानते हों योगिक क्रियाओं को, जिसमें जीभ को तालू से टच कराकर पीछे की ओर ले जाया जाता है, तो इसमें हम कुछ कोरिलेशन देख सकते हैं। बट यहाँ पे जो वर्णित है थियोसॉफी में कि पीनियल ग्लैंड मुंह के तालू के जो सेल्स हैं उनसे डेवलप होता है और वहां से माइग्रेट होके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच पहुंचता है। ब्रेन जो है हमारे नॉर्मल कॉन्शियसनेस का फिजिकल ऑर्गन है, वेकिंग, जागृत अवस्था में।
नॉर्मल कॉन्शियसनेस में। और पीनियल ग्लैंड जो है वह स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का फिजिकल ऑर्गन है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का। ठीक, तो अब जैसे मनुष्य के शरीर में की ऑरा होती है, उसकी चारों तरफ जो एनर्जी का एनवायरनमेंट है, इसी प्रकार हर एक ऑर्गन के चारों तरफ भी वाइब्रेशंस होते हैं उस ऑर्गन के, जिसको उस ऑर्गन का ऑरा कहा जाता है। तो पीनियल ग्लैंड का जो ऑरा है, जब ये पीनियल ग्लैंड वाइब्रेट करता है तो उसके ऑरा में जो वाइब्रेशंस होते हैं ये हमारे हृदय के ऑरा में रिफ्लेक्ट होते हैं। ये ऑकल्ट रिलेशन है पीनियल ग्लैंड का हार्ट के साथ। हार्ट का जो ऑरा है उसमें पीनियल ग्लैंड के वाइब्रेशंस रिफ्लेक्ट होते हैं। इसको हार्ट की मेमोरी कहा है। हार्ट की मेमोरी, रिमेंबर डॉक्ट्रिन ऑफ द हार्ट, स्पिरिचुअल इंट्यूशन। यदि ये हार्ट के ऑरा के वाइब्रेशंस हमारे फिजिकल ब्रेन पे इम्प्रेस हो जाएं या हो सकें तो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस हमारी लोअर कॉन्शियसनेस यानी वेकिंग कॉन्शियस में आ जाएगी, और इसी को कहते हैं ओपनिंग ऑफ द थर्ड आई। ये वॉल्यूम 12 में इतने अच्छे से HPB ने बतलाया है क्या फिजियोलॉजी है मनुष्य के शरीर में, जिसे हम ओपनिंग ऑफ द थर्ड आई कहते हैं। अब इसके अलावा आप देखिए, अभी हमने देखा रिलेशन ऑफ पीनियल ग्लैंड विद द हार्ट। अब देखिए रिलेशन ऑफ पीनियल ग्लैंड टू द मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का एक हिस्सा है जो कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के ऊपरी भाग को जोड़ता है। और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एक बहुत एक्टिव ऑर्गन है क्योंकि ये हमारी फिजियोलॉजी के बहुत से फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियक सेंटर है, जो हमारे वैस्कुलर और मोटर सेंटर्स हैं और रिफ्लेक्स सेंटर्स हैं। इन सब का रेगुलेशन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा द्वारा होता है। इसलिए मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एक्टिव है, बहुत वाइब्रेशन उसमें होते हैं, और उसकी जो प्रॉक्सिमिटी है टू द पीनियल ग्लैंड, माने वो उसके इतने पास स्थित है, तो इसका डायरेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट पीनियल ग्लैंड पे पड़ता है। और ये पीनियल ग्लैंड की जो फंक्शन है स्पिरिचुअल परसेप्शन, उसके लिए ये बहुत डेट्रीमेंटल है, यानी विपरीत असर पड़ता है। और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा हमारी फिजियोलॉजिकल फंक्शन से कनेक्टेड है। जितना अधिक आदमी एक्टिव है और ना दुनिया भर के काम कर रहा है, उतना अधिक ये इफेक्ट मैग्नेटिकली इंडक्टिव इफेक्ट पीनियल ग्लैंड पे पड़ता है, जो कि उसके स्पिरिचुअल इंट्यूशन या स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के परसेप्शन को हैम्पर करता है, कम कर देता है। तो ये रिलेशन है पीनियल ग्लैंड का मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के साथ में। थर्ड आई, अभी फिफ्थ रूट रेस के जो मनुष्य हैं, हम लोग जैसे हैं, तो हमारे में भी थर्ड आई ओपन होती है। ये कब ओपन होती है, आइए उस पे एक नजर डालते हैं। HPB ने बतलाया है कि जब हम सो रहे हैं, सोते समय हमें पता है 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यावस्था। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत अवस्था में हमारा फिजिकल लेवल, एस्ट्रल लेवल, मेंटल लेवल सब एक्टिव है। स्वप्न अवस्था में फिजिकल लेवल एक्टिव नहीं है, लेकिन एस्ट्रल और मेंटल लेवल एक्टिव है। सुषुप्ति में क्या होता है, द स्टेट ऑफ ड्रीमलेस स्लीप। उस समय ना तो फिजिकल एक्टिव है और ना ही एस्ट्रल और मेंटल एक्टिव है। तो फिर चेतना कहाँ गई? चेतना ने इन तीनों लेवल्स को ट्रांसेंड कर दिया है, फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल। दैट इज ओपनिंग ऑफ द थर्ड आई इन डीप स्लीप, ड्रीमलेस स्लीप। ऐसा HPB ने अपनी कलेक्टेड राइटिंग्स वॉल्यूम 12 में क्लियरली समझाया है। वो कहती है कि ये ओपनिंग ऑफ थर्ड आई सुषुप्ति अवस्था में हमारे मनस के लिए बहुत अच्छा है। मनस को इससे बेनिफिट मिलता है क्योंकि बुद्धिक फैकल्टी खुल जाती है। लेकिन जब पुनः मनुष्य जगता है, अपनी नींद से उठता है, तो उसके लोअर कॉन्शियसनेस में ये वाइब्रेशंस नहीं आ पाते हैं, इसीलिए उसे कुछ याद नहीं रहता है।
उसे ये याद रहता है कि मैं बहुत अच्छे से सोया और उसे बहुत रिलैक्स्ड फील होता है, मगर उसने क्या नॉलेज पाई वह उसकी वेकिंग कॉन्शियसनेस तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये एक तरीका है जहां थर्ड आई ओपन होती है। दूसरी सेकेंड पॉइंट इज जब मनुष्य ध्यान अवस्था में होता है, समाधि अवस्था में, तो स्टेट ऑफ डीप स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, तो इसमें मनुष्य सोया नहीं है, वह जागृत है लेकिन समाधि अवस्था में है। तो उस समय भी स्पिरिचुअल विजन या समाधि अवस्था में भी ये पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। और जो जैसा मैंने आपको बतलाया था कि अरहत जो है उन्हें ये फील होता है, उसकी एक्टिविटी वे जान सकते हैं और उसको रेगुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यदि किसी मनुष्य में सिद्धि है, क्लैरवॉयंट सिद्धि है, तो वो देख सकता है कि जब पीनियल ग्लैंड एक्टिव है तो उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से एक गोल्डन वॉयलेट कलर की फ्लेम उसे क्लैरवॉयंटली नजर आएगी, और ये पीनियल ग्लैंड के एक्टिव होने का प्रतीक है। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार अभी मनुष्य में भी ये पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है। अब हम पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड का जो रिलेशन है उसके बारे में ब्रीफली देख लेते हैं, समय बहुत ज्यादा नहीं है। पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने से भी पीनियल एक्टिवेट हो जाता है। तो जो रिलेशन है पिट्यूटरी का, पिट्यूटरी ग्लैंड का रिलेशन पीनियल ग्लैंड के साथ वैसा ही है जैसे मनस का रिलेशन बुद्धि के साथ है। आपने थियोसॉफी में पढ़ा होगा कि जो हमारी राइट आई है वह बुद्धि से मैग्नेटिकली कनेक्टेड है, और जो लेफ्ट आई है वह मनस से, इंटेलेक्ट से कनेक्टेड है। तो सिमिलरली जो पीनियल ग्लैंड है वह बुद्धि से रिलेटेड है, बुद्धिक परसेप्शन, स्पिरिचुअल परसेप्शन, और जो पिट्यूटरी बॉडी है वह मनस से यानी इंटेलेक्ट से रिलेटेड है। पीनियल ग्लैंड हमारा जो विल पावर है उसको एनर्जाइज विल पावर उसको एनर्जाइज करता है, और जो पिट्यूटरी बॉडी है मनस से रिलेटेड है वह साइकिक एबिलिटी, क्लेयरवॉयंट परसेप्शन, इसको डेवलप करती है। तो दोनों के अराउंड, दोनों जो ग्लैंड्स हैं पिट्यूटरी और पीनियल, उनके अराउंड का जो ऑरा है वो सदा वाइब्रेट करता है। जब तक मनुष्य में जीवन है ये दोनों ग्लैंड्स वाइब्रेट करते रहेंगे। जैसे जैसे हमारी जो साइकिक एबिलिटी है अगर वो बढ़ती हैं, क्लेयरवॉयंट फैकल्टीज मान लीजिए बढ़ती हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ऑरा और अधिक अधिक वाइब्रेट करने लगता है, और जब उसका वाइब्रेशन पीनियल ग्लैंड को स्ट्राइक करता है तब पीनियल ग्लैंड अचानक अवेकन हो जाता है और पीनियल ग्लैंड एक्टिविटी में आ जाता है। डॉर्मेंट से अब वह एक्टिव हो जाता है। ये तीसरा तरीका है कि कैसे वह अवेकन हो जाता है पीनियल ग्लैंड की एक्टिविटी। जो योगी है उसको एक क्षण के लिए उसका भूत, भविष्य, वर्तमान सब मिट जाते हैं और सब कुछ केवल प्रेजेंट बन जाता है, यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, स्पेस, टाइम, एवरीथिंग इज फ्यूज्ड इनटू द प्रेजेंट। और यदि वह योगी है, एडेप्ट है, तो ये उसकी मेमोरी में रहेगा। वह इस एक्सपीरियंस को, यह एक्सपीरियंस उसकी मेमोरी से कभी जाएगा नहीं। लेकिन अगर वह मात्र चेला है या साधक है तो पूरा ट्रूथ कभी भी उसकी मेमोरी में रह नहीं पाएगा और उसे वर्षों तक साधना करनी पड़ेगी ये विजन को प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार जो रिलेशन है पीनियल ग्लैंड का हार्ट के साथ, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ और मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ, ये हमें समझने की आवश्यकता है कि कैसे हमारे डे टू डे फंक्शंस इसको पीनियल ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं। थर्ड आई के अवेकनिंग में यानी पिट्यूटरी की एक्टिविटी में जो ग्रेटेस्ट इम्पेडिमेंट है वो है हमारी फिजियोलॉजिकल सेंसेस, इंद्रियां, स्त्रोत्र, त्वक, नेत्र, जिह्वा, घ्राण। इसके अलावा जो हम खाते हैं, पीते हैं, स्पेशली कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, इनका जो असर पड़ता है ये इस पीनियल ग्लैंड की एक्टिविटी के लिए बहुत ही डिटीरियोरेटिंग है।
जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस मेडुला ऑब्लोंगेटा को एक्टिवेट करते हैं, जिसका इंडक्टिव इफेक्ट भी पिनियल ग्लैंड के लिए बहुत ही डिटीरियोरेटिंग है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सात्विक जीवन जिएं, अपने विचारों को सात्विक रखें और जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उन्हें भी सात्विक रखें, ताकि ये जो इफेक्ट होते हैं पिनियल ग्लैंड पे ये कम हो जाए और उसकी फैकल्टी डेवलप हो। तो एक इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट ये है कि हमारा विल प्योर होना चाहिए, प्योरिफिकेशन ऑफ विल। और दूसरा प्री रिक्विजिट ये है कि जो फिजिकल सेंसेस का इन्फ्लुएंस है हमारी कॉन्शियसनेस पे, उसे हम कम करें, यानी कि अपनी इंद्रियों का सेंसरी जो प्लेजर्स होता है तो उसे कम करें अपनी कॉन्शियसनेस के ऊपर, तभी हम इस ऑर्गन को डेवलप कर पाएंगे। तो अब यदि थोड़ा सा समय और हो तो शिखर जी, मैं चाहूंगी मैं एक डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ। साइकिक और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को हमें समझने की बहुत अधिक आवश्यकता है। जी बिल्कुल विभा जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। ओके, क्योंकि 12 तो वैसे बज चुके हैं। नहीं अरे आप प्लीज। ओके, बस आपका मैं एक 5-7 मिनट समय और लूंगी। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, बेसिकली स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हम नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं ये मैं बतलाती हूँ। क्योंकि डेवलपमेंट और अनफोल्डमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। हमने थर्ड आई की जो बात करी और उसकी फैकल्टी है स्पिरिचुअल विजन, स्पिरिचुअल परसेप्शन, वही है स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट। ठीक है, तो साइकिक जो वर्ड है, साइकिक रिलेट करता है हमारे मानसिक और एस्ट्रल से, जबकि स्पिरिट है आत्मा, स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म। तो आत्मा का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, आत्मा तो सदा है, प्रकट है, प्रकाशित है, इसलिए आत्मा का एवोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन जो साइकिक है, साइकिक एबिलिटीज का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि साइकिक रिलेट करता है मैटर से। मैटर यानी ये जो उपाधियां हैं, चेतना, आत्मा जो है, चेतना जो जिसने ये उपाधियों का आवरण ओढ़ रखा है, तो जितना ये आवरण, इसका डेवलपमेंट होगा वो साइकिक डेवलपमेंट है। लेकिन जितनी ये प्यूरिफाई हो जाएंगी उतना ही आत्मा का प्रकाश और प्रकट होगा, तो वो तो केवल अनफोल्ड हो सकता है। डेवलपमेंट साइकिक होता है, यानी उपाधियों का, जो हमारी फिजिकल, एस्ट्रल और मेंटल बॉडीज हैं उनका डेवलपमेंट, वो साइकिक डेवलपमेंट है। तो साइकिज्म यानी चेतना उपयोग करती है उपाधियों का इस जगत में जो भी वस्तुएं हैं उनके बारे में जानने के लिए। फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल, इन तीनों वर्ल्ड में हमारी चेतना घूमती रहती है। घूमती इन द सेंस कि फिजिकल में जो इनकारनेशन है, फिर फिजिकल डेथ के बाद में एस्ट्रल में, फिर मेंटल में, और फिर पुनर्जन्म यानी री इनकारनेशन। तो ये चक्र इसका चलता रहता है और इन 3 उपाधियों के द्वारा वह इस यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट्स को कॉग्नाइज करती है, परसीव करती है। साइकिक एबिलिटी उसकी उपाधि पे डिपेंड करती है, उसकी उपाधि कितनी सेंसिटिव है, यानी उसकी फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी ये कितनी संवेदनशील है, तो ये उसकी साइकिक एबिलिटी है। यदि उसकी एस्ट्रल बॉडी डेवलप्ड है तो उसमें ये क्लेयरवॉयंस, क्लेयर ऑडियंस की फैकल्टी आ जाती है। यदि उसकी मेंटल बॉडी डेवलप्ड है तो उसमें थॉट परसेप्शन, दूसरों के थॉट्स जान लेना या थॉट ट्रांसफरेंस, ये एबिलिटीज आ जाती हैं। तो ये सारी सिद्धियां हैं, इनका स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट से कोई संबंध नहीं है। किसी व्यक्ति के पास सिद्धियां हो सकती हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वह स्पिरिचुअल हो। ये भेद हमें बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए, क्योंकि हम देखेंगे कि थियोसॉफी का जोर स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट पे है। तो साइकिक एबिलिटी की एडवांटेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि उसके एडवांटेज नहीं है। जो सिद्धियां गेन होती हैं फिनोमिनल वर्ल्ड की, यदि उनका उपयोग ह्यूमैनिटी के स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए किया जाए, जैसा कि थियोसॉफिकल महात्मास करते हैं, तो ये सिद्धियां एक एडवांटेज भी हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ये सिद्धियां एक बाधा होती हैं स्पिरिचुअल अनफोल्डिंग के लिए। वो हमारे स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट को डिले कर देती हैं, उसमें विलंब होता है।
क्यों? क्योंकि ये जो आउटर फिनोमेना है, एस्ट्रल और मेंटल, ये बहुत अट्रैक्टिव है। तो हमारा अटेंशन बजाय हमारे अंदर स्थित होने के बाहरी दुनिया की ओर ज्यादा बढ़ जाता है। जो हम कहते हैं कि इंद्रियों को उनके विषयों से हटा के अंदर की तरफ मोड़ो और अपना ध्यान अपने अंदर केंद्रित करो, इसमें बाधा पहुंचती है इन सिद्धियों की वजह से। इसीलिए सिद्धियों को डेवलप करने के लिए थियोसॉफी कभी बढ़ावा नहीं देती है। स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट के लिए ही थियोसॉफी पे अधिक जोर दिया गया है। स्पिरिचुअल विजन का मतलब है ओपनिंग ऑफ द थर्ड आई। ये थियोसॉफी में बतलाया गया है। स्पिरिचुअल विजन, थर्ड आई और कुछ नहीं बल्कि स्पिरिचुअल विजन है। स्पिरिचुअल विजन क्या है? उसका एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन ये है, एक्सक्यूज मी, एक्सपीरियंस ऑफ ऑल इन वन एंड वन इन ऑल। सब कोई मुझ में है और मैं सब में हूं। मैं ही ब्रह्म हूं, ब्रह्म सब में है और सब ब्रह्म में है। श्री कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं, जो मुझ में पूरा ब्रह्मांड देख सके और ब्रह्मांड की हर वस्तु में मुझे देख सके, उसी ने सत्य को पा लिया है। तो यही स्पिरिचुअल विजन है। तो आप देख सकते हैं कि स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट का मतलब है आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उत्थान। उसके लिए जरूरी है कि हमारा एक्सक्यूज मी, सॉरी, उसके लिए जरूरी है कि हमारा इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और मॉरल डेवलपमेंट हो। इंटेलेक्ट का डेवलप होना, इमोशंस का डेवलप होना और मोरालिटी का डेवलप होना जरूरी है, यानी कि बौद्धिक, भावनात्मक और नैतिक डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल अनफोल्डिंग के प्रिपरेशन के लिए सद्गुणों का होना जरूरी है, वर्च्यूज। थियोसॉफी में वर्च्यूज कल्टीवेट करने पे जो इतना जोर दिया गया है, क्योंकि इससे मन में पवित्रता आती है। हमें जो वर्च्यूज अनफोल्ड करनी है, जैसे सेल्फ सैक्रिफाइस, आत्मत्याग, आत्मसमर्पण, सेवा भाव, और ये जो एक सेपरेटनेस की फीलिंग है, इसको कम करना, इसको हटाना, रिमूव द सेंस ऑफ सेपरेटनेस। इस पे इतना इंपॉर्टेंस और इतना जोर दिया गया है थियोसॉफी में, ताकि क्योंकि ये हमारे स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट का मार्ग है, सिद्धि प्राप्त करने का नहीं। अब मैं कंक्लूड करने से पहले एक बहुत ही अच्छी जो एनालॉजी मुझे लगी थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि जैसे गाय हमें दूध देती है, दूध से दही बनता है, दही से मक्खन, मक्खन से घी, और घी का दीपक जला के प्रकाश होता है। तो उसी प्रकार ये हमारा स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट है। दूध में जरा सा दही मिलाने से दही बन जाता है। मनुष्य जब इस जगत में आता है, उसकी चेतना प्योर है, बिल्कुल प्योर, अनकंडीशन्ड, जैसे दूध से धुली। दूध में दही थोड़ा सा मिलाया, दही बन गया। यानी मनुष्य को जब सत्संग का साथ मिलता है तो उसका नेचर प्यूरिफाई होता है, उसके थॉट्स प्यूरिफाई होते हैं। सत्संग क्या है? सत्संग यानी कहीं आप जाके किसी गुरु के वो लेक्चर्स अटेंड करें, वो सत्संग नहीं है। सत्संग तो है सत्पुरुषों का साथ, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, वह भी सत्संग है। बिल्कुल प्योर प्रकृति का सानिध्य, वह भी सत्संग है। तो सत्संग हमारे थॉट्स को प्यूरिफाई करने के लिए जरूरी है। अब दही को मथने से मक्खन निकलता है। तो ये जो विचार मनुष्य के प्यूरिफाइड हुए हैं, इन विचारों का मंथन यानी श्रवण, मनन, निधि, ध्यासन, इससे हमारे ऊंचे आदर्श डेवलप होते हैं। मेडिटेशन, सर्विस, लव, कंपैशन, विजडम, ये इन ऊंचे आदर्शों का निर्माण होता है। मक्खन आपने गरम करके घी बनाया, ये तप है, तपस। ऊंचे आदर्श होना ही काफी नहीं है, बल्कि तपस के द्वारा हमें अपने लोअर नेचर को प्यूरिफाई करना है। हमें अपने वाणी, आचार, विचार, इन सब चीजों को प्यूरिफाई करना है, और साक्षात हम सेवा की मूर्ति, प्रेम की मूर्ति, बंधुत्व की मूर्ति बन जाएं। जैसे मदर टेरेसा थी, लव एंड कंपैशन की मूर्ति,
जैसे गुरुदेव हैं विजडम और कंपैशन के मास्टर्स। तो इस तरह हमें अपना नेचर तप के द्वारा प्यूरिफाई करना है। और अंत में घी का दीपक जब जलाते हैं तब प्रकाश होता है। जब हम इतने प्यूरिफाइड हो जाते हैं तब हम इस काबिल हैं, इस लायक हैं। When the disciple is ready, तो गुरु appears। तब हम पे गुरु की कृपा या भगवत कृपा होती है। तब हमारे अंदर यह चित्त का दीपक उजागर होता है, चित्त का प्रकाश उजागर होता है। और इसी को थर्ड आई की ओपनिंग कहते हैं, जब यह चित्त में प्रकाश उजागर हो जाता है कि ऑल इंक्लूसिवनेस, एकात्म्य या वननेस का एक्सपीरियंस। तो आप देख सकते हैं कि जो स्पिरिचुअल विजन है ये यूनाइट करता है, हमें वननेस का एक्सपीरियंस दिलाता है। और साइकिकल एबिलिटी हमें यूनिवर्स की जो मल्टीप्लिसिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, उसकी तरफ ले जाती है। इसलिए हमारा ध्यान हमेशा स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट पे रहना चाहिए। यही थर्ड आई की ओपनिंग है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने पेशेंटली सुना। एंड नाउ इट इज ओपन फॉर डिस्कशन। शिखर जी, यू कैन प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू, बहुत बहुत सुंदर विभा जी, आपने इतने गहन विषय को इतने सरल शब्दों में और इतनी क्लैरिटी के साथ समझाया कि वाकई बहुत आनंद आया और बहुत ही प्रेरणा भी प्राप्त हुई। और मुझे यकीन है हमारे बहुत सारे बंधुओं को काफी चीजें क्लियर पहले ही होंगी, इस आपके इस टॉक से और क्लियर होंगी। लेकिन अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है, या पहले अपना हाथ उठा दें स्क्रीन पे, मैं आपको इनवाइट कर लूंगा। अपने माइक प्लीज अपने माइक पे रखें और अपना हाथ उठा दें, तो मैं आपको इनवाइट कर लूंगा क्वेश्चन पूछने के लिए। ओके, नवीन कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए मुंबई से। नवीन जी पूछिए सर। हाँ, तो शिखर जी नमस्कार, विभा जी नमस्कार। और शायद नवीन जी अनम्यूट कर लीजिए, नवीन जी अनम्यूट कर लीजिए जी। हाँ, नहीं, मैं शायद अनम्यूट करना भूल गया। जी। तो शिखर जी आपको नमस्कार, विभा जी को नमस्कार। और देखने से लग रहा है कि शायद इलाहाबाद की सुषमा जी भी मौजूद हैं, तो मैं उनको भी नमस्कार देना चाहूँगा। और सब बंधुओं को नमस्कार। विभा जी आपका अभिनंदन है, आपने बहुत ही सुंदर और एक बड़े गहन विषय को बड़ा रोचक बनाकर दिया। और ये तो मतलब स्पष्ट है कि आपने बहुत गहन अध्ययन किया है। जिसने सीक्रेट डॉक्ट्रिन के 3 वॉल्यूम्स और उनकी राइटिंग्स के 12 वॉल्यूम्स पढ़ डाले हों, तो उसको तो फिर हमें बार बार नमन करने के सिवाय और कोई चारा बचता नहीं है। तो बस मुझे यही कहना है कि बहुत ही अच्छा लगा। और देखिए, शायद कभी आपसे मुलाकात भी हो, क्योंकि मैं पूना के लॉज में भी जाया करता था जब मेरी पोस्टिंग वहां पूना में थी जी। और जब कर्नल भटभड़े थे, और वहां मैं भारत समाज पूजा में हर रविवार को जाता था। और अब उनके कर्नल भटभड़े जी के एक जो हैं भतीजे हैं, कौस्तुभ भटभड़े, शायद आप जानती हो उनको। आप जाती हैं वहां? जी, अभी तो रिसेंटली अवसर नहीं मिला, लेकिन हाँ, एक आध बार जरूर गई हूँ मैं पूना की लॉज। ठीक है, नहीं, बड़ा अच्छा लॉज है वो। और जब आप पूना में हो तो वहां जरूर जाइए। तो बस मुझे यही कहना है कि आपको हम सब की तरफ से धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर नवीन जी। और हमारे बीच अभी बंधु विकास श्रीवास्तव जी, प्रज्ञा लॉज के प्रेसिडेंट हैं, वो कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं।
थैंक यू शिखा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद विभा बहन का, जो इतना अच्छा उन्होंने समझाया। एक चीज में बार बार उन्होंने यूज किया जो मेरे को तो नहीं समझ में आया, मैं थोड़ा चाहता हूँ क्लियर हो जाए। सीक्रेट अनफोल्डमेंट की बात आपने बोली है, थोड़ा इसको स्पष्ट करें जिससे मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। जी जरूर। मेरे ख्याल से आप जो कहना चाह रहे हैं वो है स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट, यस, है ना। स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट का अर्थ ये है, देखिए चेतना यानी कॉन्शियसनेस। तो चेतना ना तो डिवाइड हो सकती है ना बिखर सकती है, और चेतना तो सदा से है। होता ये है कि ये चेतना, इसी को स्पिरिट कहते हैं। तो ये जब डिसेंड होती है, ये अपने ऊपर उपाधियों का आवरण ओढ़ लेती है। उपाधियों के आवरण है हमारी फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी। तो इसकी वजह से चेतना का जो प्रकाश है यानी उसकी परसेप्टिव पावर वह कम हो जाती है। और चेतना अब किसके माध्यम से काम कर रही है? ये जो हमारी बॉडीज हैं, इनमें जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो फिजिकल सेंसरी ऑर्गन्स हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, तो इनके थ्रू ही चेतना इस यूनिवर्स को जान पाती है। उसका जो खुद का परसेप्शन है उससे वह नहीं जान पाती, क्योंकि वह इस आवरण से ढकी हुई है। लेकिन अगर हम अपनी चेतना फिजिकल से और ऊंची उठा सकते हैं, एस्ट्रल तक, तो हमारी चेतना में और अधिक परसेप्शन आता है, क्योंकि अब जो एस्ट्रल सेंसरी एबिलिटीज हैं वो हमारा परसेप्शन अब उनके द्वारा हो रहा है। मेंटल लेवल पे हमारा परसेप्शन और बढ़ जाता है। तो ये एक अनफोल्डमेंट है चेतना का, कि ग्रॉस मैटर से हम उसे सटलर प्लेन्स पे और ऊपर उठा रहे हैं। लेकिन हमारा अल्टीमेट एम ये है कि हम उसको इन सारे मैटर्स से ऊपर उठा लें। हमें अपने माइंड को ट्रांसेंड करना है, और अनकंडीशनड चेतना, बुद्धिक लेवल की जो है, वह परसेप्शन हमें जागृत करना है। तो ये है स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू विकास जी। हमारा अगला प्रश्न अभी मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर विपुल नारायण जी को लखनऊ से। उसके बाद तरल जी आपके पास आता हूं, लेकिन चैट बॉक्स में एक प्रश्न है कि क्या इस रिकॉर्डिंग को हम फिर से सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, इस वीडियो का जो रिकॉर्डिंग है उसको हम लोग प्रज्ञा CS स्टूडियो का जो YouTube चैनल है उस पर अपलोड कर देंगे जैसे ही इसको एडिटिंग के बाद। तो आप प्रज्ञा CS स्टूडियो YouTube जो चैनल है उस पे जाके इसको अटेंड कर सकते हैं फिर से। तो डॉक्टर विपुल जी, हाँ, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए सर, पहले अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी जी बोलिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, जो इंडियन मैथोलॉजी में शिव जी की थर्ड आई है, तीसरा नेत्र है, क्या इसका भी कुछ चर्चा हो सकता है? जी बिल्कुल। मैंने आपको अपनी प्रेजेंटेशन के शुरू में कहा था कि मैं इसके ऊपर बाद में बताऊंगी विस्तार से, मगर समय की कमी के कारण मैं नहीं बता पाई। तो आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। शिव जी के बारे में ये कहानी है हमारे लिटरेचर्स में, शास्त्रों में, कि शिव जी ध्यान मग्न हैं। वह तो आदि योगी हैं, तो वो ध्यान मग्न हैं, और उनके ध्यान को तोड़ने के लिए कामदेव उनके ऊपर बाण चलाते हैं, पुष्प का बाण। इसलिए बाण चलाते हैं ताकि उनका ध्यान भंग हो और उनका ध्यान देवी पार्वती की ओर आकर्षित हो। तो जिस स्थान पे शिव जी तपस्या कर रहे हैं या ध्यान में लीन है, वह बहुत ही भीषण, एकदम ठंडा बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बैठ के वो ध्यान कर रहे हैं। तो वहां पे अचानक से एक मनोरम स्थल उत्पन्न हो जाता है, और जैसे वसंत ऋतु का आगमन हो, इस तरह का स्थल उत्पन्न हो जाता है। शिव जी का ध्यान भंग होता है, उनकी आंखें खुलती हैं। तो और इसके साथ ही जैसे ही उनकी दृष्टि कामदेव पे पड़ती है, उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और कामदेव जी जल के भस्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, शिव जी ध्यान कर रहे थे, यानी उनकी कॉन्शियसनेस किस लेवल पे थी? अनकंडीशनड कॉन्शियसनेस एट द हाईएस्ट डिवाइनेस्ट लेवल। उनका ध्यान भंग हुआ, इसका अर्थ उनकी चेतना नीचे के लेवल पे आई, और जैसे ही उन्होंने ये उनके नेत्र खुले, वो कामदेव को देखते हैं। कामदेव क्या है? जो हमारा पैशन और डिजायर प्रिंसिपल है। तो उसको देखते ही
क्या हुआ, उनका तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा नेत्र किससे रिलेटेड है? स्पिरिचुअल विजन से। स्पिरिचुअल विजन यानी हाईएस्ट लेवल ऑफ परसेप्शन, जिसमें हमें ट्रूथ का एक्सपीरियंस होता है। तो उस लेवल के परसेप्शन पे ये जो माया जनित संसार है, ये जो माया जनित ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारी बुद्धि को भ्रमित करते हैं, इनका नाश हो जाता है। उसी का अर्थ है जल जाना, कि वे जल गए, क्योंकि हमारे अंदर वो स्पिरिचुअल विजन, वो फैकल्टी जागृत है। तो हम समझ जाते हैं कि ये माया जनित है। तो यही अर्थ है जो मुझे समझ में आया शिव जी का तीसरा नेत्र खुलने से, कि उन्होंने तुरंत उस पैशनल नेचर पे पुनः विजय प्राप्त कर ली और वह जल के भस्म हो गया। बहुत ही सुंदर तरह से आपने स्पष्ट किया विभा जी, और जो आपने ह्यूमन साइंसेस फिजियोलॉजी के साथ जोड़ा है मेडुला ऑब्लांगेटा और पिट्यूटरी और हार्ट को, वो भी बहुत सुंदर विवेचना रही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर विपुल जी। हाँ सिस्टर राजम जी आपके पास आते हैं, उससे पहले तरल जी का प्रश्न ले लें। सर तरल जी। सर राजन जी अगर कुछ कहना चाहती हूँ तो मेरे पहले कह लें, प्लीज अलाउ हर, मैं अब थोड़ी देर बाद पूछ लूंगा, वो काफी देर से हाथ उठा रही है। ओके, अरे राजन जी प्लीज, राजम जी आप पूछ लीजिए अपना प्रश्न। अनम्यूट कर लीजिए पहले। राजम जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अभी नहीं, माइक होगा उस पे टच कर दीजिए। आपकी स्क्रीन में राइट साइड पे माइक का है, उस पे रेड कलर है, वहां पे आपको म्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर अजय जी आपके पास भी आते हैं। अच्छा तब तक पूछ लीजिए प्रश्न, जब तक राजम जी। हाँ जी तरल जी। हाँ जी, सबसे पहले तो विभा जी नतमस्तक हूँ आपके ज्ञान और भाषा दोनों से, प्रभावित हूँ बहुत। थैंक यू सो मच। मेरे मन में एक अजीब सा प्रश्न उठ रहा है, हो सकता है वो इससे रिलेवेंट हो या ना हो। आपने कहा कि शिव जी के तीसरे नेत्र के बारे में तो शायद हम ज्यादा जानते हैं और आपने अभी एक्सप्लेन भी किया, लेकिन आपने बोला बुद्ध का भी तीसरे नेत्र की जो थी वो पीछे कुछ एक भाग था जो उठा हुआ रहता है और वो उनका तीसरा नेत्र है। मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि ये तीसरा नेत्र भी क्या भिन्न प्रकार की आचरण करता है? जैसे बुद्ध के बारे में पता मतलब जो ज्ञान है वो ये है कि उन्होंने शांत मन और शांत चित्त से सारा ज्ञान बांटा है, और शिव जी के बारे में जब भी तीसरा नेत्र खुलता है तो तांडव और इन सबका एक वो मिला है। तो क्या अलग अलग चेतनावस्था में ये तीसरा नेत्र अलग अलग ढंग से पेश होता है? ये एक मेरे मन पे प्रश्न उठा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इस बारे में मैं आई रियली डोंट नो, आई हैव नो आंसर फॉर दिस, कि ऐसा क्यों है कि भगवान बुद्ध हमेशा शांत तरीके से अपना ज्ञान बांटते हैं और शिव जी को हमेशा क्रुद्ध अवस्था में दिखाया जाता है कि वो तांडव कर रहे हैं। ये आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली आई मस्ट एडमिट कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, और if anybody else would like to add in this, मैं आपने एक चीज कही उसमें तो आंसर नहीं है कि आपने अभी कहा कि जो शिव जी का था वो सबसे क्या आपने वर्ड यूज किया कि वो ध्यान की वो अवस्था थी जिसमें उन्होंने कुछ पाना नहीं था, एकदम उत्तम अवस्था थी, राइट? क्या बुद्ध की चेतना अवस्था में वो ध्यान मग्न थे? वो अवस्थाओं का फर्क कुछ हो सकता है अगर आपको कहीं से जरूरत है? देखिए बुद्ध तो एनलाइटेंड हैं, वो तो ऑलरेडी जीवन मुक्त हैं, तो वो उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, जीवन मुक्ति की अवस्था को, जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज नहीं बल्कि रियल एक्सपीरियंस ऑफ वननेस ऑफ लाइफ जी। और भगवान बुद्ध के बारे में आप ये देखिए, वो इसी ह्यूमैनिटी, इसी पृथ्वी पे जो ये रूट रेस है हमारी, इसी के एक मनुष्य थे जिन्होंने इतने सारे इनकारनेशंस के बाद, उनके जो इनकारनेशंस हैं वो जातक कथाओं में पढ़ते हैं हम लोग, तो उतने इनकारनेशंस के बाद उन्होंने ये बोधिसत्व का स्टेज उनको प्राप्त हुई। सो व्हाट वी नो कि He was a real man, अभी हमारी इसी ह्यूमैनिटी, इसी रेस में वे थे और अब वे उस लेवल तक पहुंच गए हैं।
भगवान शिव के बारे में, भगवान शिव मनुष्य थे और मनुष्य से इवॉल्व होके वो भगवान, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें हमने भगवान बनाया है कि वह एक चेतना की लेवल है जिनमें उनकी अनकंडीशनड चेतना, ये अवस्था सदा बनी रहती है, अनकंडीशनड कॉन्शियसनेस, जिसमें कि ये यूनिवर्सल वननेस का एहसास हमेशा रहता है। तो बाकी उनके बिहेवियर के बारे में इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं, बहुत अच्छा विभा जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। और हाँ, सॉरी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए सेम विषय पे कि एक्चुअली एज आपने कहा, महात्मा बुद्ध इज अ रियल पर्सन, ही इज अ हिस्टोरिकल फिगर, जबकि शिव जी इज एन एलेगोरी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हम लोग बात करते हैं, ये सिंबोलिज्म्स हैं और एलेगोरीज हैं जो कि एक चेतना के लेवल को दर्शाते हैं। बल्कि कहा जाना चाहिए कि महात्मा बुद्ध शिवत्व को प्राप्त हो गए या बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। तो महात्मा बुद्ध ने भी वॉर लड़ी थी। आप अगर देखें तो मार से उनका भी युद्ध हुआ था। मार मतलब काम, जो राजा है, जस्ट एनलाइटनमेंट के पहले जो बुद्धिज्म आप पढ़े तो उसमें कहानी के फॉर्म में आ गया है कि मार ने अटैक किया, से मतलब अप्सराएं भेजी और युद्ध में सैनिक भेजे। तो महात्मा बुद्ध ने वो युद्ध कोई बाहर नहीं, वो उनके अपने अंदर ही युद्ध चल रहा था। जैसा शिव जी के बारे में कहानी है कि तीसरा नेत्र खुल के कामदेव को भस्म कर दिया। तो सिमिलैरिटीज कैन बी फाउंड एंड ऑल दीज पर्सनैलिटीज एक्चुअली आर एलेगोरीज, बट महात्मा बुद्ध इज अ रियल पर्सन, हैज बीन अ रियल पर्सन। जैसा विभा जी ने कहा, तो कहानियों को भी हमें बहुत लिटरली नहीं ले लेना चाहिए, उनके पीछे के एलेगोरी को हम लोग समझें। और मेरे ख्याल से डॉक्टर आई के तैमिनी ने इस पे बहुत अच्छा बुक लिखी है, एन इंट्रोडक्शन टू हिंदू सिंबोलिज्म। वो लगभग मेरे ख्याल से सभी लोगों को पढ़नी चाहिए, हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या उनका कंसेप्ट है। बट थैंक यू फॉर रेजिंग सच ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तरल जी, एंड थैंक यू फॉर सच ए वंडरफुल आंसर विभा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। राजम जी, प्लीज नाउ यू कैन आस्क। हाँ विभा जी, मैं कहना ये चाह रही थी कि हमारे तीसरे नेत्र जब खुलेंगे तब खुलेंगे, आपने हमारे नेत्र खोल दिए। एक सवाल ये पूछना है कि क्या स्त्री भी इस अवस्था में पहुंचती है कि उसके तीसरे नेत्र खुल सकते हैं? देखिए, थियोसॉफिक लिटरेचर में विमेन एडिप्ट के बारे में भी लिखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्त्रियां उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकती हैं, जरूर प्राप्त कर सकती हैं। अब ये 10 दिन तक ये टैबलेट ना गेम के लिए तो व्हाट आई वांट टू से इज कि ये जो ये उपाधियां हैं, अलग अलग उपाधियां, तो विमेन की जो उपाधि है और मेन की जो उपाधि है, अगर हम रूट रेसेस की हिस्ट्री देखें, थर्ड रूट रेस तक मनुष्य हर्माफ्रोडाइट था, बाइसेक्सुअल, उसमें कोई सेपरेशन ऑफ सेक्सेस नहीं था। लेकिन जैसे ही ये सेपरेशन ऑफ सेक्सेस हुआ, तो उसके बाद से जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं एवोल्यूशन में, और उसके साथ ही जो फिजियोलॉजिकल और साइकिकल डेवलपमेंट्स हैं, उस वजह से स्पिरिचुअल नेचर का ह्रास हुआ, यानी वह कम हो गया। राइट, आगे एवोल्यूशन में जो असेंडिंग आर्क है, उस पे फिर से ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे। क्या होंगे ये अभी तो हमें बहुत कुछ इसके बारे में नहीं पता है। हालांकि एक बुक है सिक्स्थ रूट रेस के ऊपर, C.W. लेडबीटर जी के द्वारा लिखी हुई, तो क्या चेंजेस होंगे इसमें आगे, वो भी उसमें लिखा है। तो ये केवल हमारा ये तो मोनड है ना, जो एक शरीर के द्वारा काम कर रहा है। इस इनकारनेशन में उपाधि फीमेल बॉडी की है, अगले इनकारनेशन में कौन सी उपाधि होगी हमें नहीं पता। तो मोनड का तो डेवलपमेंट या अनफोल्डमेंट हो ही रहा है। यानी स्त्री को इस जन्म में घर में ही तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी। राजन जी, एक हल्के फुल्के संवाद के हिसाब से मैं बोलूँ कि स्त्रियों में 7वां सेंस और तीसरी आंख कुदरती रूप से रहती है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी इनको अर्चना जी के साथ हमेशा रहना पड़ता है। अच्छा जी, हाँ भाई, सॉरी, thanks, it was wonderful. Thank you sister Rajam ji. Now I invite Dr. Ajay Rai ji for his question. Vibha ji, are you getting me? Yes, please go ahead. Okay. Wonderful, a lovely combination of a science and a psychology as well as a theology. Thank you. Wonderful expressed.
मैडम वन क्वेश्चन इज देयर कि एनिमल के अंदर देयर इज a collective consciousness and you explained that the pineal body is responsible for circadian cycles. Circadian cycles, that is a day and night cycle. This circadian cycle पर last year Nobel Prize भी मिला है. A majority of the animal are who go for with the collective consciousness are with this circadian cycle and the pineal glands are there. But the pineal gland is considered even in the theology as a spiritual gland, and it produces a serotonin which develops the quality of calmness and love in you. The pineal gland. Madam, can you explain me? I am slightly confused. How from a collective consciousness and this pineal gland, to my knowledge, is correlated with the hypophyseal and pituitary gland. Pituitary gland is the Agya Chakra, is the master gland which controls and divert. So this all is at the third layer. जब आप चले जाते हैं विशिष्ट के ऊपर, आज्ञा चक्र सहस्रार के ऊपर, तभी ये काम करते हैं. मैडम, the evolution of the love and compassion is also there in the bird and the mammals. How does this get into a spiritual by the consciousness evolution in a human being as a main factor for his evolution? That is a journey in the globe towards the monad. Can you explain that point? राइट. डॉक्टर अजय कुमार जी, थैंक यू. आपके मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हैं जो मैं आई विल ट्राई टू आंसर देम वन बाय वन. फर्स्ट थिंग इज you mentioned that the pineal gland exists in animals and birds as well as in humans, right? Right. But in what? Yeah. So what Theosophy says about this is that the third eye, it was during the third root race, it was existent in all the species, man and including the animals. But in the case of man, it was the organ for spiritual vision, spiritual perception. But in case of animal, it was the organ for physical vision, objective vision. So there was a difference in that sense. Okay, now the second question what I understood is how does the qualities of animal जिनमें compassion, love जो भी हैं qualities होती हैं, तो जब वो मनुष्य में कैसे आ जाती हैं? Is that your second question? You are muted. Dr. Saab, please unmute. I'm sorry. That depends. What I want to say is, yes, the compassion, love, and the parental care exist in the large number of animals. Yes. As they evolve from the water body, it comes to that, the parental care, the homing, and everything start. Right. But the pineal body, the position of the pineal body, if you go in the histochemistry or the histology, right, the situation keeps on changing. It concealed in the human body to a part. Right, you have very well explained that it developed, not only this, in the science also it believed to have developed from the vocal, that is during embryogenesis, from the cell surrounding mouth, it develops into the pineal body. And it is surrounded by the hypophyseal and the pituitary. And it is correlated now only maximum to the spirituality. The serotonin is, that is why it is called as a God particle. Pineal body is now called as a God stimulating organs. That it develops those character into. Now the question is how from this it develops the spirituality. We can only get involved to a monad stage by getting into the racial development. That is, we are in the fourth race, we will get into the sixth race, and we will add large number of equality to it. Correct. Now the point is, how does you, because you have read it very well and you have correlated it so well, I have been listening it. तो कैसे ये मॉडिफाई हो जा रहा है, चाहे वो थियोसॉफी में कैसे कह रहा है कि जैसे एनिमल में थर्ड रेस में आपने अच्छा बताया है कि उसमें जो ये फिजिकल, लेकिन जब सर्केडियन साइकिल्स के बारे में होता है तो सर्केडियन साइकिल्स में इनके साइकिल्स इनके फिजियोलॉजी, साइकोफिजियोलॉजी को वेल. So this is a psychosomatic organ, and psychosomatic organ, how it get converted again
राइट डॉक्टर साहब, जहां तक थियोसॉफी की मेरी स्टडी है और जो मुझे समझ में आया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किसी अन्य का कोई अन्य विचार हो तो बता सकते हैं कि see the basic thing the philosophy that it talks everything as sevenfold. So there are 7 principles in man and कितने principles animal में हैं? Okay, it is not that कि सारे principles सारे forms में हों. And there are 2 aspects. One is consciousness and one is the body or the form through which this consciousness is working. तो animals में basically instinctive nature होता है. It is their instinct which drives them towards evolution. Whereas man में, so this is the major difference between what is between an animal and a man. कि man में जो thinking capability है, the 5th principle, manas, that is evolved. And if you read in theosophic literature, the 5th principle, manas, is evolved in the human beings only at the middle of the third root race. When just before the separation of sexes, when it is said that the Lord of Flames arrived from Venus, यानी जो higher evolved beings दूसरे planets के थे, जब वो यहाँ आए और उन्होंने ये जो 5th principle है, ये उस समय के मनुष्य में ये principle उसमें evolve हुआ या उनके द्वारा दिया गया. Now coming to that spiritual faculty of the pineal gland, तो pineal gland का जो स्पिरिचुअल परसेप्शन है, 6th प्रिंसिपल जो है हमारा है, बुद्धिक प्रिंसिपल, उससे रिलेशन है, जो कि मैं समझती हूँ एनिमल्स में कुछ अलग तरह से है. वो कितना डेवलप्ड है ये मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मनुष्य में डायरेक्टली वो बुद्धि से रिलेटेड है, जो 6th प्रिंसिपल है, जो कि डायरेक्ट परसेप्शन का, इंट्यूटिव नॉलेज जिसे कहते हैं. सो देयर इज नो लॉजिक, नो रीजनिंग, इट इज अ इंट्यूटिव नॉलेज, इट इज रिलेटेड टू दैट. Thank you, Ajay ji, and thank you, Vibha ji, for this wonderful question and the response. I don't know कितना deep में हम इस समय की सीमितता के साथ जा सकते हैं, और बाद में हम लोग इस पे और भी चर्चा कर सकते हैं. और समय हो चुका है, मेरे ख्याल से लोगों को और भी दूसरे काम होंगे. तो अगर किसी का कोई फाइनल प्रश्न नहीं है तो हम लोग फिर मीटिंग को यहीं पे सबके साथ प्रार्थना के साथ क्लोज करेंगे. किसी का कोई प्रश्न, एक कोई बाकी? हाँ, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए. हाँ, मैं विभा जी को इतने सुंदर प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत हृदय से आभार, और मैं उनका हर लेक्चर जहां भी पता चलता है मैं हमेशा सुनती हूँ. इतनी क्लैरिटी के साथ वो प्रस्तुत करती हैं, रियली हृदय से आभार, और उनका और डेवलपमेंट हो. हेलो, थैंक यू वसुमती जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू. हेलो. हाँ जी, डॉक्टर विपुल जी. हाँ, शिखर जी, छोटा सा प्रश्न है. ये कुछ सेरोटोनिन की चर्चा हो रही थी, तो जो केमिकल है वो मेलाटोनिन है या सेरोटोनिन है? इट इज मेलाटोनिन और सीरोटोनिन. डॉक्टर अजय राय जी ने सीरोटोनिन का नाम लिया, तो यहाँ तक मुझे मालूम है कि जो नाइट और डे का होता है वो मेलाटोनिन काम करता है उसमें. जी, मैंने भी पढ़ा है. डॉक्टर अजय राय. हेलो. हाँ, एक मिनट, एक करके बोलिए सर, वरना मिसमैच हो जाएगा. हाँ विभा जी, आप बोलिए जी. मैंने थियोसॉफिकल लिटरेचर में मेलाटोनिन ही पढ़ा है, मेलाटोनिन, बट आई थिंक डॉक्टर अजय बता पाएंगे सही क्या है. अर्चना जी कुछ कहना चाह रही हैं, उनका पिछला लेक्चर इसी पे था. जी आप. मैं एक नहीं, ये बात जी मैं इसमें ये ऐड करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये मेलाटोनिन इज द राइट न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच इज रिलीज्ड फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड, और मेलाटोनिन इज रिस्पांसिबल फॉर मेरे ख्याल से सिग्नल पीनियल ग्लैंड से शुरू होता है. ओके. और धीरे ग्लैंड से मेलाटोनिन
समझिए आपका सिग्नल थोड़ा खराब आ रहा है तो वॉइस नहीं आ रही क्लियर। अजय जी आप फाइनल कुछ कमेंट इस पे करना चाहेंगे? अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देर आर टू सिक्रीशंस, मेन टू सिक्रीशन फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड, वन इज द डाइनल एंड अदर इज द नॉक्टर्नल। तो सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन दोनों सिक्रीशंस होते रहते हैं एंड बोथ ऑफ देम जैसे एक बैलेंस फॉर्म में होते हैं, दोनों के सिक्रीशंस होते रहते हैं। लेकिन सर्केडियन साइकिल्स को कंट्रोल करने के लिए मेलाटोनिन होते हैं और स्पिरिचुअलिटी के डेवलपमेंट जो हमने पढ़ा, जो स्पिरिचुअलिटी के डेवलपमेंट में या गुड क्वालिटीज में अफेक्शन लाने के लिए, जैसे पीठ पर पैटिंग कीजिए, वेल विशिंग कीजिए, तो जो हार्मोन थोड़ा सा बेटर बढ़ता है अपार्ट फ्रॉम इपिनेफ्राइन और डाईएमाइन के, डिप्लोएमाइन के साथ साथ जो और ज्यादा बढ़ता है वो सेरोटोनिन बढ़ता है। और मेलाटोनिन तो है वो दोनों का एक बराबर सिक्रीशन होता है, डाइनल होता है। साइकिल सोने वाले के अंदर यही करते हैं, काम करते हैं। जहां तक मुझे अभी याद आ रहा है, तो छूटे भी बहुत दिन हो गया है, लेकिन उसको रिकवर करना पड़ेगा, उम्र हो गई है, लेकिन जो हमको पहले का याद है वो यही याद आ रहा है। थैंक यू डॉक्टर अजय जी। और ओके हम लोग जी मैं बहुत जो है धन्यवाद देना चाहती हूँ विभा जी को। बहुत कठिन विषय को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुति की, बहुत लाभान्वित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी आपके इस व्याख्यान के लिए। मैं सुषमा श्रीवास्तव इलाहाबाद से। जी सुषमा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुषमा जी फॉर योर फाइनल कमेंट्स। और अभी मैं सबको म्यूट कर दे रहा हूँ और हम लोग अंत में सबके कल्याण, पूरे भाव और संकल्प के साथ, हम सभी अपने पूरे विचार शक्ति के साथ सबके कल्याण के लिए ये श्लोक बोल सकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद शिखर जी, धन्यवाद विभा जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू विभा जी फॉर सच अ वंडरफुल एंड इंस्पायरिंग टॉक। और सभी हमारे जो डेलीगेट्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने हम लोग 1 घंटा 40 मिनट से यहाँ पे एंगेज हैं और समय का पता ही नहीं चला। सिस्टर विभा जी बहुत आनंदम। जस्ट फॉर एवरीबॉडीज इंफॉर्मेशन, ये प्रज्ञा लॉज की आखिरी मीटिंग है 2020 की, और अगली मीटिंग के लिए हम लोग 10 जनवरी को मिलेंगे और प्रोफेसर शिंदे उस मीटिंग को लेंगे। समय की बात जब दिन करीब आएंगे तो हम लोग उस समय के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो 10 जनवरी को सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू एवरीवन। अब आप लोग डायरेक्टली विभा जी को अनम्यूट करके शुभकामनाएं और अब जो है दे सकते हैं प्लीज, और फिर हम लोग 2 मिनट बाद मीटिंग क्लोज करेंगे। जी शिखर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शिखर जी। मैं भी यही कहना चाहूंगा शिखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक से एक वक्ता और एक से एक ज्ञान प्रज्ञा लॉज सचमुच में हर वीकली और रेगुलर देता है। और विभा जी वापस से नतमस्तक हूँ, आपने बहुत अच्छा विवरण दिया। तो मेरा मन में प्रश्न है, उसमें कुछ और भी एडिशन हुआ है तो मैं शिखर जी से नंबर लेके आपसे संपर्क करूंगा। विभा जी बहुत ही इंस्पायरिंग लेक्चर रहा आपका, बहुत ही डीप अर्थ का जो लेक्चर है, बड़ा आकर्षक, इसको अपनी सरल भाषा में बताया। थैंक यू वेरी मच। आपको और सुनने का मौका मिला तो जरूर सुनिए। थैंक यू सो मच अशोक जी। लोखंडे फ्रॉम नागपुर। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत से प्रश्न हैं मन में विभा जी जो आपसे कभी पर्सनली बात करके पूछेंगे। जी सर। बहुत बहुत लाभान्वित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी मैं नंबर शेयर कर दूंगा सबके साथ जो लोग भी चाहते हैं तो जी बिल्कुल जी। थैंक यू सिस्टर विभा जी, बहुत आनंद आया आज, बहुत आनंद आया।
अरविंद जी, जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लेकिन मेरे को जो थोड़ा सा आपसे शेयर करना था, ग्लोबल कॉन्शियसनेस, ये मैंने सेक्रेट डॉक्ट्रिन में पढ़ा है, ग्लोबल कॉन्शियसनेस, तो मैं आपसे अलग से फिर इस बारे में चर्चा करूंगा। जी जरूर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच विभा जी। थैंक्स अ लॉट। ब्रदर विनायक पांड्या जी, प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे थियोसॉफिकल फेडरेशन। जी जी, थैंक यू सो मच। It's okay. Post is one of it is not important. Post is not important. Somebody has to be there. चलिए, work is important. Thank you very much, शिखर जी। और शिखर जी, आपका धन्यवाद इस अवसर के लिए। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, थैंक यू। ओके, मुझे लगता है आपको भी यहाँ और काम होंगे। अब हम लोग इस मीटिंग को फिर ऑफिशियली समाप्त करते हैं। हाँ जी। शिखर जी, ये आपने रिकॉर्ड किया है ना? हाँ जी, रिकॉर्ड किया है। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। जी जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू।